I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, Government SRKP PG College, किशनगढ़। हमने मेरे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने देखे हों तो हमने शीत युद्ध के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के कारण क्या थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रमुख परिणामों में ये था कि यूरोप का कमज़ोर होना और उसके साथ ही साथ यूरोप के कमज़ोर होने के साथ ही साथ एशिया का पुनरुत्थान होना और दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद्ध है उसकी शुरुआत होना। और जो हमने पहले भी लेक्चर में ये आपको बताया था कि चर्चिल ने जब अपने फुलटन में भाषण में कहा कि अब जो ईस्टर्न यूरोप है उसके ऊपर एक आयरन कर्टेन आ चुका है, एक लौह आवरण आ चुका है, और अगर इसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो ये पूरे यूरोप में फैल जाएगा। इस आयरन कर्टेन का या इस लौह आवरण का जो मतलब था वो यही था कि सोवियत संघ अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार पास के देशों में कर रहा था, और उसके साथ ही मतलब वो ये प्रयास कर रहा था कि सारे के सारे देश एक तरीके से कम्युनिज्म को या जो साम्यवाद है उसको अडॉप्ट कर लें और उस तरीके की व्यवस्था को अपने देश में लागू करें। जबकि उसके उलट अमेरिका पश्चिमी प्रकार के लोकतंत्र का समर्थक था और पूंजीवाद का समर्थक था, और वो ये मानता था कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हम शीत युद्ध के कारण देख लेते हैं। सबसे पहला ये था कि ऐतिहासिक कारण था। सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो ऐतिहासिक कारण में जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी, उस समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। और बाद में चाहे बेमन से ही सही सोवियत संघ को ब्रिटेन से मान्यता मिली 1924 में और अमेरिका से मान्यता मिली उसको 1933 में। तो कुल मिला के वो जिस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण सोवियत संघ ने किया था वो ये था कि वो पूरी तरीके से लोकतंत्र के विपरीत था, और उसमें जो मनुष्य की स्वतंत्रताएं हैं उसके लिए कोई स्थान नहीं था। हालांकि ये अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो ये इंटरप्रिटेशन हमारे को लगता है कि वो एक तरफा है। मतलब वो इंटरप्रिटेशन सिर्फ आप देखेंगे कि किसका है, मतलब पश्चिमी लोकतंत्रों का वो है, चाहे ब्रिटेन और अमेरिका का था। लेकिन वो ये कह रहे थे, सोवियत संघ के जो लोग हैं या सोवियत संघ की लीडरशिप ये कह रही थी कि हम लोगों ने लोगों को आर्थिक समानता प्रदान करके एक सच्ची स्वतंत्रता उनको प्रदान की है। तो उन्होंने कहा कि भूखे व्यक्ति के लिए विचारों का कोई मूल्य नहीं होता है। दूसरा ये है कि द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, ये द्वितीय मोर्चे का प्रश्न जब इस प्रकार से आया कि जब हिटलर की सेनाएं लगातार मतलब अंदर जा रही थी सोवियत संघ के अंदर, तो सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों से यह कहा, ब्रिटेन और यूएसए से, कि वो एक दूसरा मोर्चा खोला जाए, उसका दूसरा मोर्चा खोले, ताकि उस दूसरे मोर्चे से जर्मनी का ध्यान हट जाए और जर्मनी एक तरीके से उसकी शक्ति आधी हो जाए। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं मन में ये था यूएसए के और ब्रिटेन के कि सोवियत संघ है उसको किसी तरीके से, अगर ये दोनों शक्तियां आपस में ही लड़ेंगी, जर्मनी और सोवियत संघ, तो ये शक्तियां दोनों ही क्षीण हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा जो ब्रिटेन और अमेरिका है उनको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट ये था कि युद्ध के पश्चात के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में बड़ा ही अंतर था। क्योंकि उनका ये था, मतलब अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं आप अगर जीत भी जाते हैं मित्र राष्ट्र, तो सोवियत संघ की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो दुनिया है उसके अंदर उसकी भूमिका बहुत ही सीमित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मन ही मन में कहीं ना कहीं अमेरिका की ये भावना थी कि सोवियत संघ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और सोवियत संघ के मन में ये भावना थी कि पश्चिमी लोकतंत्रों का उभार उस रूप में नहीं होना चाहिए जिस रूप में वो उभार को देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उद्देश्यों में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। अच्छा, दूसरा एक और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था सोवियत संघ का। सोवियत संघ ये चाहता था कि कहीं कैसे भी करके पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो, जिससे कि वो एक बृहत्तर जो साम्यवादी जो
राज्य है उसकी वो स्थापना का एक सपना देख रहा था, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि पूर्वी यूरोप के देश रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, ये सभी जगहों पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना सोवियत संघ के माध्यम से हुई या सोवियत संघ के समर्थन से हुई। और अगला पॉइंट है कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। स्टालिन ने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हंगरी, बुल्गारिया, रोमाना और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते का तथा याल्टा और पोट्सडम संधियों का उल्लंघन किया गया। इसी प्रकार सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का भी अतिक्रमण किया गया। ईरान में से सोवियत संघ ने सेनाएं नहीं हटाई, और मोल्टोव प्लान के तहत सोवियत संघ ने यूनान में हस्तक्षेप किया। इसकी जवाब में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि मार्शल प्लान एक आया, और मार्शल प्लान के माध्यम से मतलब वापस फिर यूनान को अपनी तरफ करने का प्रयास अमेरिका ने किया। इसके अलावा अगला पॉइंट हम देखें कि तुर्की पर सोवियत संघ का दबाव। सोवियत संघ ने तुर्की पर कुछ भूप्रदेश और वास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डाला, तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी। मतलब कहीं ना कहीं सोवियत संघ अब जो यूरोप के अन्य देश हैं, तुर्की, उसको भी मिलाने का अपनी तरफ प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले ये हो चुका है और पहले हम डिस्कस कर चुके डिटेल में कि अणुबम का आविष्कार अमेरिका ने किया, और उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत उसने अमेरिका ने, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट हो गया था कि जो भी वो कार्य करेंगे वो एक दूसरे को अंधेरे में नहीं रखेंगे, लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया और उसको ब्रिटेन को तो उससे परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से ये रहस्य बिल्कुल जानबूझकर गुप्त रखा। और जब एटम बॉम्ब बन गया तो सोवियत संघ बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसके सोवियत संघ ने इसको अमेरिका के खिलाफ ये माना कि इसने घोर मतलब विश्वासघात किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका का विरोधी प्रचार अभियान। मतलब ये जो अमेरिका ने अमेरिका ने ये मान लिया था कि वह अब सोवियत संघ को बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देगा, तो सोवियत संघ ने इसका बहुत बुरा माना, और फिर उसने भी जिस तरीके का प्रचार यूएसए कर रहा था उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था, सोवियत संघ ने भी उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया। और नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। जब 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने अपने फुलटन भाषण में ये कहा कि बाल्टिक में स्टर्लिन से लेकर और एड्रियाटिक में ट्रिस्टे से यूरोप तक एक लौ आवरण छा गया है, मतलब आयरन कर्टेन आ गया है, और इसको रोका जाना बहुत जरूरी था। तो आप देखेंगे कि उससे जो मुनरो सिद्धांत है, अमेरिका की जो मुनरो डॉक्ट्रिन थी, जो कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का लंबे समय तक, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं मुनरो, अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो की जो लंबे समय तक जो डॉक्ट्रिन है, मुनरो नीति, वो अमेरिका की विदेश नीति का आधार रहा है। तो अब वो यूरोप में हस्तक्षेप के लिए उसको एक मतलब आधार मिल गया, और मार्शल प्लान लाया गया। मतलब राष्ट्रपति ट्रूमन ने मार्शल प्लान लेकर आए, और उससे कि सभी सारे देशों को रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनके उत्थान के लिए सभी को प्रयास किया गया, और धन जो है वह उपलब्ध कराया गया। चर्चिल के फुलटन भाषण में मतलब अगर देखें आप, तो एक तरीके से वो एक टर्निंग पॉइंट है कि अब पूरी तरह से सोवियत संघ और यूएसएसआर दोनों के बीच की जो दीवार है या उसके बीच की लाइन है, दैट वाज वेरी मच क्लियर। अब मतलब जो युद्ध के समय में थोड़ा बहुत कॉपरेशन था, हालांकि मन से तो दोनों एक दूसरे को चाह रहे थे कि खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध के समय में जो कॉपरेशन था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट है बर्लिन की नाकेबंदी। अगर आप बर्लिन की नाकेबंदी देखें, सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी की गई, जिसका जवाब फिर पश्चिमी ताकतों ने भी उसी तरीके से दिया। और सुरक्षा परिषद में अगर हम अगला पॉइंट देखें कि सुरक्षा परिषद में वीटो का बार बार प्रयोग कर रहा था सोवियत संघ, और वह ये कर रहा था कि पश्चिमी देशों का
जो भी प्रस्ताव आता था, सोवियत संघ सुरक्षा परिषद में चूंकि उसको वो 5 परमानेंट मेंबर में से एक था, तो इसलिए वह किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देता था। आप देखेंगे कि मतलब हमने देखा है कि जब कोरिया क्राइसिस के समय में भी जब उसने वीटो किया, तो हम जानते हैं कि एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा में लाया गया और महासभा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई उसके माध्यम से, और उसको डीनचेशन प्लान भी कहते हैं, और उसको इंग्लिश में यूनाइटिंग फॉर द पीस रिजोल्यूशन भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता जो है वो बंद कर दी गई, तो ये भी एक कारण था। और शक्ति संघर्ष है वो वाकई में, अगर हम देखें विश्व राजनीति को, अगर हम समझें या पढ़ना चाहें या समझना चाहें, तो विश्व राजनीति का मूल मंत्र क्या है कि जो शक्ति संघर्ष है वही उसका मूल मंत्र है। तो कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश से ज़्यादा शक्ति हासिल करके और अपने तरीके से व्यवस्था को कायम करना चाहता है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में संघर्ष का कारण ये भी था। और सोवियत संघ और अमेरिका के आपसी शर्तों में टकराव का प्रश्न और बर्लिन का प्रश्न और ये यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना, तो ये सारे शीत युद्ध के कारण थे, जिसको हमने ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं लेकिन डिस्कस किया है। और अब आगे कल हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, तो उसमें शीत युद्ध की शुरुआत, विकास और विस्तार की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।